बच्चों डाइपोल होता क्या है, पहले ये लिख लो एक बार, फिर समझते हैं इसको। टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट charges of charges sorry two equal and opposite charges separated by small distance is known as dipole। अच्छा, मैंने डायग्राम्स भेजे थे बनाने के लिए, सबने बना लिए ना? नहीं बनाए? चलो समझते हैं डाइपोल है क्या बच्चों। देखो, दो चार्जेस हैं, लेट अस सपोज दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। ठीक है, एक्चुअली में इक्वल है बट अपोजिट है, याद रखना इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ठीक है, बट चार्जेस नेचर में कैसे हैं, अपोजिट नेचर, और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, लेकिन अपन इसको डिनोट करने वाले हैं 2l से। ठीक है, 2l, ये डिस्टेंस एक्चुअली में बहुत कम होता है, माइक्रोमीटर। ठीक है, बट रियल में अपन इसको 2l से क्यों डिनोट कर रहे हैं, आगे डेरिवेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना डाइपोल, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है डाइपोल मोमेंट। पढ़ा है ये टॉपिक? इसमें उल्टा लेते हैं, केमिस्ट्री वाला मत लेना है ना, जैसे थर्मो में उल्टा करते थे ना, वही इसमें भी करने वाले हैं। तो डाइपोल डिनोटेड बाय पी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको अपन सिंपली कुछ नहीं क्यू इंटू 2l बोल। ठीक है, और डायरेक्शन कहाँ लोगे? हाँ, उल्टा लेना होता है, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है बच्चे, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l और पॉजिटिव। ये डाइपोल मोमेंट की है बेटा, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये फोर्स नहीं बता, डाइपोल मोमेंट, बस इतना ही ध्यान रखो, ज़्यादा मत सोचो। ठीक है, रीजन ये कि इसके डायरेक्शन की जरूरत में टॉर्क निकालने में बहुत। ठीक है, तो मैंने डायरेक्शन, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन जानबूझ के करवा रहा हूँ मैं, आसान सा क्वेश्चन है, ये रखिए। आज मेरे से पहले आलोक सर आए थे क्या क्लास में? तभी तुम सब आगे बैठे, या पहले से बैठे थे क्या? ओके, एक आसान सा क्वेश्चन लिखो, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, टू चार्जेस प्लस माइनस, q इज इक्वल टू प्लस माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम, सॉरी -7 कूलम, प्लस माइनस 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। प्लस माइनस इसलिए लिखा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड, मतलब एट पॉइंट ए 0, -15 एंड बी 0, 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स डाइपोल
मोमेंट, डाइपोल मोमेंट निकालना है। डायरेक्ट क्वेश्चन, पॉइंट दे दिया ना दोनों। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसलिए। हाँ हाँ निकाल, वही करना है, वही करना है। आपको डिस्टेंस पता है इसमें, देखो क्यू पता है, डायरेक्ट क्यू इंटू एल निकालना है, फटाफट करो। हाँ तो निकालो जो भी है आपका। लिखो, जो आंसर आ रहा है वो लिखो कॉपी में। ये क्वेश्चन मैं इमोशनली करवा रहा हूँ आप लोगों को, मेरे मार्क्स कटे हुए हैं एक बार। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिया। एल इज इक्वल टू कितना आ गया होगा, 30, डायरेक्ट कर दूं, 30 सेंटीमीटर। ठीक, और आपने क्या किया, फॉर्मूला उठा के रखा, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2 इंटू 30, और ये सेंटीमीटर में था तो इसको मीटर में कर लो, 10⁻⁻²। और कितना आ गया बच्चों, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 30 इंटू 10 ठीक है। और कितना हो गया सॉल्व करके, 5, 2 इंटू 2.5 5, 5 3 जा 15, 15 150 इंटू 10⁻⁻9 हो गया। और ये सॉल्व करके 1.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इंटू, यही आया सबका आंसर, ये आया। जिसका भी ये आ गया वो गलत है। रीज़न बता देता हूँ क्यों गलत है। एक्चुअली में बच्चों देखो, फॉर्मूले में ये 12 जो है ना, ये दोनों के बीच का सेपरेशन, मतलब ये 30 क्या था अपने पास, 12 की वैल्यू थी। ये गलती मत करना, हमेशा याद रखना ये 30 क्या है, 12 की वैल्यू है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने गलती की हुई है इसलिए मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो डिस्टेंस होता है ये 12 आता है हमेशा। ठीक है, फॉर्मूला मत रट के लगाना है इसमें, आगे जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करवाऊंगा, मतलब क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के बाद जो टॉपिक करवा, कई बच्चे इसकी जगह डी रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी रख सकते हैं, डी रख, 12 की जगह डी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जब डेरिवेशंस करोगे तो फिर बार बार डी बाई टू लिखते परेशान हो जाए, इससे बेटर है कि पहले से 12 लेकर। क्लियर हुआ, तो क्या आंसर आएगा इसका, 30 इंटू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 जो लिखा था ना अपन ने, ये 7.5 इंटू 10⁻⁻8 आएगा, क्या आएगा इसका। अच्छा, यूनिट क्या है इसकी, कूलम इंटू, हाँ केमिस्ट्री में, एक्चुअली में वहाँ अलग अलग, यहाँ पर तुम खुद ही निकाल के देखो ना फॉर्मूले से क्या बनेगा। क्लियर, एक और क्वेश्चन दूं, आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखने,
आपको इसके लिए नेट डाइपोल मोमेंट बस मैंने काफ़ी हद तक आसान कर दिया। अच्छा डिस्टेंस भी सॉरी। अच्छा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रहा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कोई डायग्राम दिया हुआ नहीं था। ये दिया हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस चार्जेस रखें एंड -2, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट इक्विलेटरल ट्राइंगल ए साइड लेंथ इज ए। समृद्धि आज फिर पॉपिंस मेरे नवरात्रि चल। मैं पूरे 9 दिन फास्ट। व्रत का खाना क्या होता है, और अगर वो खाना है तो फिर व्रत कैसा है? आप ठीक कह रहे हो, लेकिन व्रत का मेरे हिसाब से जो सेंस है वो खाना नहीं खाना ही होता है। अच्छा ये जानते हो नवरात्रि वगैरह ये व्रत हम लोग क्यों रखते हैं? क्या ये हमारे कल्चर में क्यों? वेरी गुड। एक्चुअली में रीज़न इसका मेन होता है, आप नवरात्रि जो 2 मेन देखोगे ना, वो हमेशा उस पॉइंट पे आएंगे जहाँ पर चेंज ऑफ वेदर होता है। तो चेंज ऑफ वेदर में हमारे फूड साइकिल को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, उस टाइम फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। इस वजह से कल्चर में जो वजह से क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? बच्चे लोग नहीं रखते, तो उसके लिए कंडीशन ही होती है जिसको आप फलाहार बोलते हो ना। तो आप आज के टाइम में देखो, आपको डॉक्टर्स भी रिकमेंड करेंगे कि आप लो डाइट रखो, तो अल्पाहार बोलते हैं। फलाहार जो है वो अल्पाहार। ये सिर्फ और सिर्फ इसको ना खाने का रीज़न होता है, ये तामसिक प्रकृति की। अब तामसिक प्रकृति आप नहीं समझ क्या होता है। सल्फर एक्सेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सल्फर के एक्सेस में प्रेजेंट होने की वजह से आपके अंदर एंगर डेवलप होता है। एंगर, तामसिक मतलब एंगर डेवलप होता है। तो ये जो ये 3 चीज़ें होती है, एक्चुअली में 2 ही नहीं होती। तो लोग रियलिटी में मिर्ची भी तामसिक प्रकृति में आता है। कौशिक नहीं खाता आलू प्याज भी नहीं खाता होगा वो, तो गलत करता है, खाना नहीं चाहिए। एक्चुअली में जैन में क्या माना जाता है कि ग्राउंड में जो भी आप किसी को किल कर रहे हो, तो ग्राउंडेड जो भी सब्जियां होती हैं, गाजर हो गया, मूली, आलू हो गया। आपने जैन धर्म गुरुओं को देखा होगा तो मुंह पे कपड़ा बांध के रखते हैं। तो वो क्यों रखते हैं वो? हाँ, हम लोग किसी भी मतलब एक कल्चर ये है कि हम किसी को भी ना मारे, माइक्रोब्स भी हमारे मुंह में ना चले जाए। रियलिटी में अगर आप लोगों ने जैसे मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वो क्या बोलते हैं, गाड़ी होती है तो ढक्कन खुलता है ऊपर। अरे अरे ऊपर खुलता है ना यार, अरे क्या बोलते हैं उसको ऊपर जो खुलता है, सनरूफ। तो सनरूफ खुलता है। आप लोगों ने अक्सर मूवी में देखा होगा, मस्त ऐसे एक्टर एक्ट्रेस को ऐसे घूमते हुए दिखाएंगे, हवा खा रहे हैं। रियल लाइफ में करके देखो, अगर 100 150 कीड़े मकोड़े ना खा जाओ तो जैसे मुंह बाहर निकालो प्लास्टिक की थैली उड़ के आएगी मुंह पे। रियल लाइफ कुछ अलग होती है, मूवी में देखने वाली लाइफ अलग होती है। चलो किया ट्राई ये क्वेश्चन। अरे बुक खोल ली चीटर्स। अच्छा आज अपना ये मेरी कोशिश रहेगी कि अपना इस चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन में, ठीक है, आज यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन खत्म हो जाएगा।
एक के लिए दोनों को तुमने ऐड कर दिया। ठीक है, वेरी गुड, हो सकता है करेक्ट। एक मिनट, तुमने क्यू की वैल्यू रख दी क्या इसमें? क्यू दिया कहाँ है मैंने? तुम्हें पिछले वाले का इसमें रख दिया। नया क्वेश्चन था, इसमें वैल्यूज थी। चलो मैं करूँ सॉल्व। अच्छा एक काम करो, सोचो सबसे पहले ये बताओ कि क्या ये दोनों सेट डाइपोल बन रहे हैं? ये डाइपोल की डेफिनेशन जाएगी। क्या बोला था? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इक्वल है। तो इस वजह से हम लोग इसको सबसे पहले तो देखो, क्योंकि यहाँ भी माइनस क्यू सेट बना सकते हैं, सेट बन सकता है। मैं इस माइनस टू क्यू को थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूँ। ये अजम्पशन है सिर्फ, एक माइनस क्यू इधर और एक माइनस क्यू। अब ये दोनों मिलकर डाइपोल बना रहे हैं और ये दोनों भी डाइपोल बना, पॉसिबल है। इन दोनों के बीच में जो डाइपोल हो वो क्या बन रहा होगा बच्चों? किसी एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये वाली डिस्टेंस अगर ए है, ये भी ए, इन दोनों का डाइपोल बताओ कितना हो? दैट इज कितना? P इज इक्वल टू क्यू इंटू ए बोल दूँ क्योंकि अपन को सेपरेशन। ऐसे दूसरे वाले का भी निकालोगे, क्या आएगा? P इज इक्वल टू क्यू इंटू ए। ये भी वेक्टर फॉर्म में है, ये भी वेक्टर फॉर्म। मुझे रिजल्टेंट चाहिए था पी नेट, कैसे निकाल सकते हैं? कंपोनेंट ही तो लेना है। अच्छा डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस या प्लस से माइनस? क्या बताया था मैंने? यानी इस तरफ होगा, इसका भी इधर होगा। लेट अस सपोज एक मिनट के लिए P1 P2 नाम दे। P1 की डायरेक्शन ये गई और P2 की डायरेक्शन इधर की तरफ। कौन सा कंपोनेंट आएगा अगर ये एंगल थीटा हुआ तो? यहाँ थीटा क्या, सॉरी 30 दे ही रखा है ना, 30 दे ही रखा है। इसका कंपोनेंट एक इधर टूटेगा और एक इधर टूटेगा, यस और नो? तो ये बताओ इधर की तरफ क्या आएगा? P2 cos 30 और एक इधर की तरफ जाएगा। रीज़न बताता हूँ। ऐसे इसके लिए भी निकालो, एक इधर और एक नीचे। दोनों P1 और P2 बराबर है तो साइन कंपोनेंट तो दोनों एक दूसरे। ठीक है, बचा क्या सिर्फ कॉस कंपोनेंट। कॉस कंपोनेंट कितनी बार हो गए? 2 टाइम्स। तो या फिर ऐसे लिख लो, P1 cos 30 प्लस P2 cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा अपना? P नेट, यस और नो? P1 और P2 बराबर है तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 2P cos 30, दैट इज cos 30 क्या होता है? 3/2 P √3/2, 2 से 2 गुजर गया, क्या बचा? √3 P की वैल्यू क्या आई थी अपने पास? Q इंटू ए। क्लियर हुआ? इजी सा टॉपिक है ना? ये सेम टॉपिक मैग्नेटिज्म में भी आएगा। एक्चुअली में ये नहीं, जो इतना पढ़ा है ना सारा का सारा मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। ये छाप लिया? छाप लो, आराम से छाप।
देन नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। टॉपिक के चलते वहां पर 12 लिखवा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ये टॉपिक आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो बच्चे ये खुद भी एक चार्ज है, और अगर ये चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैं इसकी एक्सिस पे इस फील्ड कैलकुलेट, ठीक है। और मान लेते हैं इस डिस्टेंस को 1 मिनट के लिए आर बोल देते हैं, आर सेपरेशन है यहाँ। इस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट कैसे निकाल सकते हैं? देखो, सबसे पहले वही पुरानी चीज़, दो फील्ड्स लग रही होगी, एक ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एक ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो ये बताओ नेगेटिव चार्ज किधर की तरफ फील्ड लगा रहा हो? ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कैसा फोर्स होना चाहिए? अट्रैक्शन। फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इधर की तरफ। मान लेते हैं ये होगी, इसको मैंने नाम दे दिया E1, ठीक है। इसकी वजह से लगाइए, नेगेटिव चार्ज की वजह से। लेकिन पॉजिटिव किधर लगा रहा होगा? अपोजिट। ध्यान रखना इस लाइन को छोटी बनाना, क्यों बनाया छोटा? एक्चुअली में रीज़न ये है क्योंकि इस वजह से फील्ड ज़्यादा लग रहा होगा इसकी, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज तो रिपेल कर रहा होगा ना, तो उसकी वजह से ये नेट फील्ड चाहिए मुझे। नेट फील्ड क्या होगा? ई नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब मुद्दा है E1 कितना होगा और E2। ये इतना पढ़ा चुका हूँ कि मुझे लगता है आप लोगों को E2 छोटा E1 बड़ा, वो डायरेक्शन बताएगा ना सिर्फ। माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव तो डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि फिलहाल आपने ये देखा कि नेट फील्ड किधर की तरफ आ रही है। मान लो इधर पॉजिटिव देते नेगेटिव, तो नेट फील्ड इधर आ जाती है ना। तो सिर्फ डायरेक्शन बता, माइनस प्लस जो भी डायरेक्शन बता। हाँ, मतलब छोटे बड़े से एक दिमाग मतलब, सिर्फ इतना सा देखो, फील्ड की डायरेक्शन मुझे हाँ बताएगा, ठीक है। और दूसरा एक कॉमन सेंस से सोच, फील्ड की डायरेक्शन अभी अपन ने फॉर्मूले, हाँ, इस वाले में अगर मैं यहाँ पॉजिटिव देता और यहाँ नेगेटिव देता, डायरेक्शन। करूँ मैं सॉल्व? करोगे आप लोग ही दिमाग लगाओगे? बिल्कुल। एक्स या आर मान लिया ना, आर दे दिया ना, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना, E1 के लिए फॉर्मूला बताओ क्या होगा। अपन ने जो पढ़ा है वही लगाना है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, आर, आर स्क्वायर, और माइनस दूसरे के लिए डिस्टेंस कितना है, के, फॉर्मूला के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, आर प्लस 12 का स्क्वायर। करो सॉल्व।
अच्छा बुक के नोटेशन रख, का नोटेशन, रुक जाओ एक मिनट। बुक का नोटेशन ऐसा है कि ये डिस्टेंस यहाँ से सेंटर पॉइंट से गिव, ठीक है, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस आर। बुक का नोटेशन हो सकता है फिर डिफरेंट फार्मूला मिल, इसके सेंटर से डिस्टेंस आर गिवन है, तो बताओ ये डिस्टेंस क्या लेंगे आप। देखो एक में क्या होगा, इस वाले में आर माइनस एल बोल सकता हूँ, एक्चुअली टोटल डिस्टेंस 2l है, आर माइनस एल, यहाँ पर क्या रख लो, आर माइनस एल का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आर प्लस एल का स्क्वायर। अब इस तरीके से बेटर रहेगा, रीजन ये इसमें कट कटा जाएगा, उसमें कटता नहीं। आर क्यों काटा, आर वन से, विच इज नॉट सो कॉमन, ठीक है, फटाफट फटाफट कर रहा हूँ। ए क्यू कॉमन लिया, फिर आर एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल इंटू आर प्लस का होल स्क्वायर, यही बचा, क्यू एल माइनस, मैंने यहाँ पर वैसे कैलकुलेशन कर दी है। लास्ट वाला स्टेप क्यों लिखा, इस शक्ल बदलने, पहचानो जरा क्यू इंटू टू एल को कुछ और नाम दिया था क्या, डाइपोल मोमेंट, चल दो शक्ल, टू के पी इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सिर्फ उसकी शक्ल चेंज करने के लिए मैंने। अच्छा एक और बात, याद करो इसके डाइपोल की डेफिनेशन, टू इक्वल चार्ज, सॉरी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, एल और आर में क्या रिलेशन रहेगा, आर तो बहुत, सॉरी आर तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, एल तो छोटी सी क्वांटिटी है ना, तो रियल में अपन आर को, सॉरी एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, यस और नो, एल को कर दो नेग्लेक्ट, खत्म, टू के पी आर अपॉन, अच्छा एल, अच्छा ये कब किया अपन ने, बिकॉज आर इज मच 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 ग्रेटर देन एल, ठीक है, आर इज मच मच देन एल, तो यहाँ पर नीचे क्या लिख सकते हैं, आर की पावर 4 ए टाइम्स आर गुजर गया, क्या बचा, टू के पी अपॉन आर क्यू, ठीक है, ये आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल। क्या हो गया मेरे से? ये वाला कैसे, बस इसमें 4 को 2 इंटू टू लिखना आता है, जब 4 होता है ना, एक 2 यहाँ लिखा, एक 2 यहाँ लिखा, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, 2 2 जा 4 किया था, एक 2 पहले लिख दिया, एक 2 बाद, हाँ मेरे को पी बनाना था इसको, 2 इंटू 12 पी हो तो कुछ
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बोर्ड में ये लगभग पूछा ही गया है, या तो मैग्नेटिज्म में या फिर फील्ड में। ठीक है, तो लिखो टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इसको इक्वेटोरियल लाइन की जगह वो आपको ये भी बोल सकता है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन की जगह वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकता है। एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, क्या हो गया, कुछ गलत लिख लिया इक्वेटोरियल के स्पेलिंग। ये वाला सबको क्लियर हुआ? इसमें कोई फास्ट फाल ज़्यादा मेहनत थी नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाया मैंने। ठीक है, तो क्योंकि सेम क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत टाइप पे किए, बहुत ही करे थे, नहीं तो करे थे कितने सारे। डाइपोल का नाम नहीं लिया था बस, करा तो था ये, पर नहीं कितना। नहीं मिटाऊँ, छापो छापो, बिंदास छापो, नहीं। टू टू जा फोर वाला नहीं लिखा। मान लेते ये डिस्टेंस 12 है, वही डेटा 1 प्लस। अब वो देखो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्यों, कहीं पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पे वो आपसे फील्ड, उसका नेट फील्ड कितना। ठीक है, तो मैं एक रैंडम पॉइंट मान लेता हूँ कि यहाँ पर पूछ रहा होगा, और ये डिस्टेंस कितनी है, आर। ठीक, पेंडिकुलर ही नहीं लगता। और ये डिस्टेंसेस कितने, एल एंड एल। तो लेट अस सपोज कि ये वाला चार्ज जो भी था, ये वाला, इनकी वजह से फील्ड लग रहा होगा डेफिनेटली। तो मुझे नेट फील्ड कैलकुलेट करना है। एक बार के लिए मैं चाहूँगा आप लोग ट्राई मारो, कर सकते हो ट्राई, एटलीस्ट ट्राई। हाँ, हाँ, इस पॉइंट पे ये एक रैंडम पॉइंट आर डिस्टेंस पे माना गया, अब ये कहीं पे भी पॉसिबल था, यहाँ पर नीचे कहीं पे भी। ठीक है, जस्ट ट्राई करना है, कुछ नहीं करना, जितना हो सकता हो। बिल्कुल वो पॉइंट चार्ज ही होगा। क्या बोला था मैंने, ड्यू टू डाइप, हाँ ठीक है, पॉइंट चार्ज ही होगा।
पूरा सोचना था, बस कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। थ्योरम्स तो बाद में लगेगी, पहले वेक्टर तो सॉल्व करें कि डायरेक्शन आएगी कहाँ नेट फील्ड की। देखो सोचो 1 मिनट के लिए। पेन, देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सबको पता है। डाइपोल तो अभी एग्जिस्ट कर सकता है, किसी को भी मान लो, रैंडमली मान लेते हैं, मैं इसको पॉजिटिव। ये बताओ ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉइंट चार्ज, दोनों में फील्ड डायरेक्शन कहाँ होगी? अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम और अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। यानी मैं यहाँ से इस तरफ ही बनाऊंगा फील्ड, यस और नो? इसको मैं बोल देता हूँ E1, ठीक है, क्लियर है। दूसरा बच्चों किस तरफ होगा? वो भी लाइन जॉइनिंग पे ही होगा। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। मैंने इसको नेगेटिव चार्ज अज्यूम किया था, अच्छा नेगेटिव की, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इधर। E2 नेट किधर निकलेगा पता मैंने, कोई टेंशन नहीं, सॉल्व करते हैं। देखो पहले इसके कंपोनेंट तोड़ सकते हो, मैं मार्कर फिर। देखो मैं ऊपर E1 के कंपोनेंट तोड़ना चाहता हूँ, लॉन्ग दिस, ठीक है। तो ये बताओ कि अगर ये वाला एंगल 1 मिनट के लिए मैं थीटा अज्यूम कर, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, हाँ या ना? ठीक है, फिलहाल इसको थीटा अज्यूम किया तो वो भी थीटा होगा। एक कंपोनेंट इधर की तरफ टूटेगा, E1 cos थीटा, और एक ऊपर की तरफ टूटेगा क्या? E1 sin थीटा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, रीजन क्या? देखो ये L है, ये R है, ये जो डिस्टेंस, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये, ठीक है, ये एंगल 90 है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल क्या होगा? यस और नो? अच्छा मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं होती, इसकी जरूरत ही नहीं, तो इसको मान लो 90 माइनस, ठीक है, 90 माइनस। अब इस E2 के भी दो कंपोनेंट टूटेंगे, इधर कहाँ कहाँ? एक तो नीचे की तरफ और एक इधर की तरफ। एक तो इधर की तरफ टूटेगा, क्या टूटेगा? E2 साइन 90 माइनस थीटा, यस और नो? पक्का? और एक कंपोनेंट नीचे टूटेगा, कौन सा? E2 कॉस 90 माइनस, बोलो एग्री करते हो? ठीक है? अब जरा बताओ कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा, तो मैं यहीं पे एक बार के लिए बोलूँ कि ये E2 साइन थीटा होगा। इसके ऊपर क्या लग रहा था? 1 साइन थीटा। दोनों चार्जेस बराबर हैं, 1 इज इक्वल टू E2, यानी ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाए। यानी नेट फील्ड किस डायरेक्शन में बचे? सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? और कितनी? 2 टाइम्स हो गया, एक्चुअली में दोनों बराबर ही तो है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? ई नेट दैट इज कौन से डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, एक्स भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई कॉस थीटा। पक्का? अच्छा ई वाई कितना होगा यहाँ पर? एक्स ही निकालना मुझे, सॉल्व कर दो। 2 टाइम्स ऑफ ई कितना होता है, क्या पढ़ा था? क्या? के नेट डाइपोल, हमने डाइपोल के एक्सिस निकाला था ना, पर तो अलग है। अपन तो डायरेक्ट ई का फॉर्मूला बोल रहा हूँ, दो चार्जेस के बीच, के के क्यू अपॉन टू, नहीं यार, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना होगा? ये आर है, ये एल है, कितना हो जाएगा? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख दूँ? ठीक है, एग्री? अच्छा अब समझ में आ रहा है मैंने 12 की क्यों किया था मैं?
अगर यहाँ पर 2l की जगह l लेते तो यहाँ पर बार बार l/2 लाना, यही पिछले करना पड़ता। इनटू cos थीटा की वैल्यू भी तो सबको दिख रहा है ये ट्राइंगल, तो ये बताओ cos थीटा कितना होता है, क्या होता है cos बेस अपॉन हाइप, तो बेस कितना है इसका l अपॉन हाइपोटेनियस कितना है रूट ऑफ l² प्लस r², ये मिल गया मुझे 2kql अपॉन l² प्लस r² की पावर 3/2। यस और नो? क्या k सॉरी q इंटू 2l को मैं p लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने kp अपॉन l² प्लस r² की पावर 3/2। अगेन वही पुरानी कहानी, l जो होगा वो r से बहुत छोटा है। क्या हो गया, क्या हो गया? हालांकि q इंटू 2l जो है वो ये cos थीटा की वैल्यू रखी है। हाँ तो मैं इससे तो मना करता हूँ छापने के लिए, बच्चे मानते ही नहीं, पता नहीं मजा आता है छापने में हाथ के हाथ। ठीक है, चलो आगे चलो। तो अब बताओ क्या ये l जो है वो r से बहुत छोटा है, यानी मैं ये बात बोल सकता हूँ r इज मच मच ग्रेटर देन l, था स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड हो। ठीक है, बस यहाँ पर रख दो के पी इज इक्वल टू के पी अपॉन कितना r की पावर 3/2 दैट इज r³ बन गया, k इज इक्वल टू के पी अपॉन r। ठीक है, क्या ये डिपेंड कर रहा है किसी एंगल पे, एंगल पे रखो, r की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस, बस। इससे पहले अपन ने एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट किया था, उसके लिए कितना आया था अपना E इज इक्वल टू 2kp अपॉन r³, और इसके लिए kp अपॉन r³। ठीक है, ध्यान रखना इस। अच्छा अगर मैं इसके सेंटर पे निकालूँ तो 0 आएगी, फॉर्मूले में रख, r इक्वल टू 0 रख के देखो फॉर्मूले में क्या हो रहा है, 0 आएगी एक्चुअली। कॉमन सेंस से सोच, एक पॉइंट चार्ज को हमने मिड पॉइंट में रखा, जितना फील्ड, अच्छा 0 आएगी, सोच के देखो जितना चार्ज जितना फील्ड पॉजिटिव लगा रहा है, सॉरी पॉजिटिव उस तरफ लगा रहा होगा, उतना ही नेगेटिव खींचने में भी तो लगा रहा है, वहां पर इस फॉर्मूले से निकाल ही नहीं सकते, r इक्वल टू 0 साइन नहीं है। जब दो अपोजिट चार्ज होते हैं उनके शायद मैक्सिमम निकाला था अपन ने, कैलकुलेट किया हुआ है अपन ने, मैक्सिमम मिनिमम लगाया था ना कंसेप्ट एक्स डिस्टेंस मान। बस लास्ट टॉपिक रह गया फर्स्ट सेक्शन, खत्म ही करवाते हैं, चैप्टर नहीं हुआ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हाफ हुआ है। अच्छा मैं इस चैप्टर में एक
थोड़ी सी जानकारी दूंगा, मेरे को लास्ट में याद दिलाना। क्या भी बताइए। देखो इस चैप्टर के दो सेक्शन थे, एक अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ था और एक नेक्स्ट आएगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना। बोर्ड में कभी भी इसके क्वेश्चन आपको करने होंगे तो कूलम्स लॉ से करो। ठीक है, अगर मान लो जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन के लिए वायर के लिए पूछा, फील्ड निकालो, डेरिवेशन करवाई है मैंने। ठीक है, एक एक डेढ़ डेढ़ पेज की, दो दो पेज की डेरिवेशन करी है अपन। तो ये डेरिवेशन आपको बोर्ड में कूलम्स लॉ से ही करने पड़े। गॉस थ्योरम क्यों नहीं लगाने? इसका रीज़न है क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट गॉस थ्योरम, उसमें एक लाइन में आंसर आ जाता है, एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो बोर्ड वालों को ये पसंद नहीं आता कि तुम एक लाइन में आंसर निकाल दो। लेकिन मैंने कब मना किया गलत है? बिल्कुल सही है, लेकिन बोर्ड को ये पसंद नहीं, उसको नीचे एक लाइन में आंसर। सीबीएसई को तुम लोग चिपका सकते हो, कहाँ आईएससी वालों लोग चिपका सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, एग्जाम में जेई मेंस में या एडवांस में अगर तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ गॉस थ्योरम आनी है, याद रखना। ठीक है, गॉस थ्योरम से क्वेश्चन करना क्योंकि शॉर्टकट वहीं से निकलेगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपना। अच्छा ये बताओ कि एक डाइपोल पे फील्ड लग रहा है, इसकी खुद की फील्ड है, आप लोगों ने भी नोटिस, ये चार्ज भी है। इस चार्ज को उठा के अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ तो क्या होगा? सोच के देखो। बनाए तो लिखो, टॉपिक डालो, इलेक्ट्रिक, सॉरी एक टॉपिक का नाम ही उसी तरीके से करवा दो। हाँ, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। इसको एक और नाम से टॉपिक को लिखवाऊंगा, उसकी जगह छोड़ देना। ये हटा दूं ना, सबने छाप लिया ये? प्रथमेश छापा? नाम ये तो अपन ने क्या सोचा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल। ठीक है, तो इस डाइपोल को मैं कुछ ऐसे रख दूँ, रखा है क्यों, रखा है माइनस। ठीक है, एक एंगल पे रख दिया इसको, क्या एंगल मान लेते हैं, भूल जाओ थोड़ी देर, डाइपोल थोड़ी देर के लिए। एक अकेला चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता तो क्या होता? कहाँ मूव कर, फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है एक्चुअली? मतलब पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रही होगी। यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर खड़ा है तो इस पर लग रहा होगा इधर की तरफ, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, कितना? क्यू इंटू ई, यस और नो? और वैसे ही इस वाले पे भी एक फोर्स लग रहा होता, इधर की तरफ, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता, इसको भी बोल दूं क्यू। मैंने प्लस माइनस इस, आपको पता है क्योंकि डायरेक्शन अपन पहले से लेकर। अब जरा याद करो 11th क्लास, एक रॉड है, पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं दो फोर्सेस, क्या करने वाला है ये अब? एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा इसके अंदर, बस हो गई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, यही करते थे। ये बताओ इन दो परपेंडिकुलर, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस तो 2l है, ये है ना 2l, ये वाली कितनी? तो मैं इस लाइन को यहाँ से बगल में उठा के दिखा दूँ एक बार, ये वाली डिस्टेंस मुझे निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस मुझे पता है कितनी, और मुझे एक खास चीज़ और पता है कि ये एंगल क्या है, क्या? बताओ क्या होगा? तो देखो
साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है एक्स, ये है 2l, 2l को इधर चिपका दें, 2l साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स होगा, यस और नो, समझ आई बात। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है क्यूई, क्यूई इनटू 2l साइन थीटा। देखो एक जगह पर निकालते हैं अपन, जैसे मान लो ये वाली डिस्टेंस अपन ने पॉइंट पे भूल गए क्या टॉर्क का किस पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, हाँ, याद है कंसेप्ट। अगर यहाँ से लोगे तो फिर डिस्टेंस तो एल साइन थीटा इधर होगा और एल साइन, फाइनली तो कर लो टॉर्क, ठीक है, याद है कंसेप्ट, बोल थोड़ा अच्छे से बता दूँ, पक्का याद है ना, ठीक है, तो क्या होगा क्यू ई 12 साइन थीटा, जरा पहचानो क्यू इंटू 12 क्या होता है, पी होता है क्यू इंटू 12, पी ई साइन थीटा, समझ आया, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, पी ई साइन थीटा, लिख लो, इस पे क्वेश्चंस आएंगे जेई भर भर के। हाँ बिल्कुल, अगर मैंने इसको एग्जैक्टली ऐसे रख दिया ना इस लाइन पे ही साइन थीटा उस पॉइंट पे, बट रियलिटी में अगर हम दो चार्ज को डाइपोल को अगर स्पीड रख देंगे ना, एक बार वो घूमना शुरू कर, जैसे इस पॉइंट पे आ भी गया ना, इनर्शिया उसको ड्राइव नहीं कर, और फिर वापस थोड़ा सा आगे हटा फिर घूमेगा, नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू को घुमाता ही जाएगा, कंटिन्यू टॉर्क लगता जाएगा, तो यही तो सेम होता है, अभी इसको एक मैंने इलेक्ट्रिसिटी में बताया, यही मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे, मोटर क्यों, यही सेम कंसेप्ट जो यहाँ पर हो रहा है ना वही वहाँ पर लग रहा है, और सामने फैन घूम रहा है, ठीक है, वो कंसेप्ट वो भी घूम, चलो कोई बात नहीं, अभी इसको डिटेल में एनर्जी में है वाला को, फील्ड दे रहे हैं ना अपन, कंटिन्यू फील्ड कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये फील्ड जो बेटा अपन जनरेट कर रहे हैं ना एक्चुअली में, करने के लिए अभी नेक्स्ट एक चैप्टर पढ़ो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वहाँ पर मैं एक कैपेसिटर फील्ड, और एक कैपेसिटर खुद करंट पे चलता है, लगा होता है होगा, कंडेंसर जिसे हाँ वो कैपेसिटर होता है, ठीक है, कैपेसिटर में एक अलग करंट फ्लो, आप नॉर्मल करंट पढ़ते हो ना, अभी तक आपने आई पढ़ा है, अलग करंट फ्लो, कभी तुम लोग नहीं देखते, फिजिक्स एक्चुअली में बहुत टेस्टी है, लेकिन इसमें सोचना पड़ता है, वेरी टेस्टी, छोटी छोटी जगह गलती है, इनफैक्ट अब तो सीबीएसई वाले फुल मार्क्स देने लग गए हैं, तो पहले तो फिजिक्स का भी ये रूल होता था जैसे है ना, फुल मार्क्स नहीं आते, फील्ड का मतलब ही एक्चुअली मैंने यही तो समझा था उस टाइम के, बगल में कोई चार्ज रखा हुआ है तो हमें दिखने, मैंने डायरेक्शन बना के बताया, अच्छा ये बताओ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क,
और पी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में? कैसे लिख सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। याद है? क्या लिखोगे? टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर ई क्रॉस पी लिख सकते हैं क्या? माइनस ई क्रॉस पी लिख, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो फालतू सा, डायरेक्ट ऐसे ही बोल दूं या लिखवाई दूं क्योंकि फालतू है, कोई खास काम नहीं। इसी डायग्राम में, ये तो डायग्राम है ना, डायग्राम, कैलकुलेट मैक्सिमम मिनिमम एंड हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज, कहाँ कहाँ पर होगी? तभी तो बोल रहा हूँ फालतू कुछ, मतलब कुछ नहीं पूछ रहा, वो तुमसे साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, कहाँ कहाँ हाफ होती है, कहाँ पर मैक्सिमम साइन थीटा की मिनिमम वैसे होती है, यहाँ पर मिनिमम माइनस क्या बताएगा? डायरेक्शन है। मैक्सिमम मतलब साइन थीटा वन कहाँ पर होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री पे क्या मिलने वाला है? मैक्सिमम। मिनिमम कहाँ मिलेगा मुझे? यहाँ पर 0 डिग्री पर, when थीटा इक्वल टू 0। एंड हाफ ऑफ द मिनिमम कहाँ मिलेगा? 30 डिग्री। 1/2 होते हैं ना साइन 30। हो गया क्वेश्चन। परीक्षा, तो ये मत कर देना कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम बोला जाए तो 45 डिग्री, ऐसा दिमाग में। साइन 30 पे होता है। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस ऑफ 0.1 माइक्रोकूलम। माइक्रो का सिंबल जानते हो ना? माइक्रोकूलम separated by distance of 2 centimeter. The dipole is placed in an external dipole is placed in an external field of 10 to the power 5 Newton per coulomb. What is the maximum torque does the field exert? माइक्रो का मतलब बताया तो था मैं।
क्या +5 है ना? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड +5 लिखवाई है ना मैंने, 10⁵ माइनस। क्या 10⁻⁻6? क्या क्या दे रखा है? 2 × 10⁻⁴। क्या क्या डेटा गिवन है बोलो? Q कितना दिया मैंने? 0.1 माइक्रो कूलम था, मतलब 10⁻⁻6 कूलम। देखो म्यू कहीं भी दिया हो बेटा यूनिट में, ठीक है? स्मॉल m दिया हो तो 10⁻³ मिली। कैपिटल M दिया हो तो मेगा या मिलियन 10⁻6। ई दिया हो तो 9 तो यार, या सेंटीमीटर या सेंटीग्राम बोल, सेंटी मतलब 10⁻²। ठीक है, वर्ड्स के और क्या गिवन है? सेपरेशन कितना? तो 2L कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻² मीटर। और कुछ =10⁵ टन, न्यूटन पर कूलम। सिंपली सबसे पहले P निकाल लो। P क्या होता है? 2 × 12, दैट इज 0.1 × 10⁻6 10⁻, दैट इज 0.2 10⁻, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁻⁹। ठीक है। और लास्ट टॉर्क क्या होता है? P × E। ई हो गया मेरे पास 10⁹, और ई कितना दे रखा है बच्चों? 10⁵ 2 × 10⁻⁴ यूनिट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज फिनिश्ड। एन एडिशनल सब टॉपिक में बता रहा हूं मैं कि अगर सब टॉपिक ये एडवांस में ही आता है, अगर ये फील्ड फॉर्म होता, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म, मैं सिर्फ बता देता हूँ फॉर्मूला। F = mod of P/dE/x लगा, ये सिर्फ नोट कर लो, एडवांस पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कर नॉन यूनिफॉर्म में। क्या 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 वेरी, टॉर्क वेरी कर उसकी बात है। डिस्टेंस डिपेंडेंट अगर फील्ड है, कई बार वो फील्ड एक्स एक्स। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, एक बार एक काम करो, जो अभी तक पढ़ा है उसको एक बार वापस से देख लो, है? अगर कोई डाउट है तो
एनीथिंग? डन। देखो टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स FLUX। ओके, पुराने बच्चों से नहीं, नए बच्चों से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड, हाँ, नॉर्मल? इनमें नए बच्चों से नहीं, तुमको बता चुका हूँ। हाँ, कोई डिफरेंस होता है क्या परपेंडिकुलर नॉर्मल में? पुरानों से पूछूंगा, मत करो। पता है कुछ? वर्ड्स द बॉडी नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल। एक्चुअली में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, नॉर्मल और टेंस, पढ़ा तो होगा। सेकेंड, नॉर्मल क्या होता है परपेंडिकुलर? हमेशा 90 डिग्री, जैसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है, नॉर्मल भी 90। और क्या? चलो, और कुछ नहीं बताना चाहोगे? सरेंडर। हाँ, समझ। अब अरे नहीं नहीं, वो अपनी जगह सही बोल रही है। वो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, कोनिक सेक्शन के लिए बात कर रही है। अरे ऐसे नाराज नहीं होते बेटा, बात ही नहीं कर रही। वो सही बता रही है। अरे उसमें पैराबोला में अगर अपन बात करें पर्टिकुलर, हाँ। अरे बस बस, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, अभी लड़ाई नहीं। टाइम आउट, टाइम आउट। नो लड़ाई, नो लड़ाई। चलो बेटा, अगर मान लो एक नॉर्मल सरफेस है, नॉर्मल मतलब एक ऐसे सरफेस दे दिया मैंने, इसके लिए नॉर्मल क्या? परपेंडिकुलर। समझ रहे हो, इससे कोई फोकस निकाल सकते हो? हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, और कौन कौन बच गया पुराने बच्चों में? हाँ, वापस कर्व में चले। मैंने क्या पूछा है कि स्ट्रेट सरफेस है। आपने नॉर्मल लाइन अगर याद हो 10th क्लास में रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसमें भी एक नॉर्मल लाइन बनाते थे। नॉर्मल रिएक्शन पिछले साल पढ़ा है मैंने। चलो, ये तो मजा आ गया आज तो। रुक जाओ तुम भी बता पाओगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब चुप रहो। सही जा रहे हो। हाँ तो विराज, एक मिनट, विराज तुम बता। वेरी गुड। देखो फिजिक्स में मैंने बार बार बोला है, कोई भी वर्ड यूज करने के लिए बहुत सोच समझ के यूज। नॉर्मल और परपेंडिकुलर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, परपेंडिकुलर सिंगल साइड ऑफ द बॉडी मूव, ठीक है, और नॉर्मल
दोनों तरफ अक्रॉस द बॉडी मूव, ठीक है। एरो लगा रहे थे तुम, एरो लगा रहे थे, ठीक है। एक्चुअली में देखो बॉडी को जो अक्रॉस क्रॉस कर रही हो ना, दैट मे बी इमेजनरी और रियल, कुछ फर्क नहीं पड़ता लाइन बनाए या रियल, बट जो बॉडी को अक्रॉस क्रॉस कर रही हो 90 डिग्री, वो नॉर्मल लाइन होती है, और जो सिंगल साइड मूव कर रही हो बॉडी से वन साइड मूव कर रही हो परपेंडिकुलर। ओके, एक नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन, तो बचा बचा के मिटाया था मैंने इसको। अच्छा, नेक्स्ट वन, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। लड़ाई हो गई, कितने लोग वेक्टर के साथ हो? वो वेक्टर के साथ, चलो 2 लोग हैं, मैं और समझ। और स्केलर के साथ कोई जनता है जो कहीं, कोई है जो एरिया टेंसर क्वांटिटी में जाएगा? हाँ, एक क्वांटिटी होती है। टेंसर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है यार। टेंसर हम लोगों ने इंजीनियरिंग में थर्ड ईयर में पढ़ा था, टेंसर क्वांटिटी, वो भी क्वांटिटी पूरा नहीं पढ़ा है, बस बता दिया कि टेंसर वो होता है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए और डायरेक्शन इज नॉट सफिशिएंट, एक और डायरेक्शन चाहिए होती है, मतलब उसमें 2 डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती हैं, 2 3 4 8 डायरेक्शन तक रिक्वायर्ड। खैर छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। गजब का तुक्का था। चलो, सिंपल है बच्चों, इतना दिमाग क्या लगाना। ये बताओ, जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, कुछ भी मान लो, तो आप इसका फॉर्मूला क्या यूज, स्क्वायर ही तो बोलते हो, या एल इंटू एल स्क्वायर बोल दो। तो क्या ये ए एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं? और ये वाला भी, अच्छा चलो एक मिनट के लिए रेक्टेंगल मान लो, तो ये एल है और ये बी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। और आप क्या बोलते हो, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी तो बोलते हो। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में निकालूँ तो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू एल क्रॉस बी। इंपॉर्टेंट बात, क्या वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में याद नहीं है, तो एक्सेस में होता है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब एरिया की जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो ये होगा, एरिया वेक्टर का, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, मे भी अंदर बॉडी के अंदर जाते हुए या बाहर आते हुए, ठीक है। बोलो इतनी बात क्लियर हो, हाँ या ना? अब अपन चलते हैं इलेक्ट्रिक, हाँ बालक, आप निकालते एरिया ही वही निकालते हो, एक्चुअली में आप इसका फॉर्मूला भी पढ़ने वाले मैथ्स में आएगा आपके, वेक्टर चैप्टर ना उसमें आएगा, लेकिन आप जो एरिया निकालते हो उसका मैग्नीट्यूड बताते हो, डायरेक्शन थोड़ा, वेक्टर मतलब डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड बता रहे हो। अगर मान लो कोई एक वेक्टर ए दिया हुआ है तुम्हें, ए वेक्टर दिया, तो मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, सिंपल, लेंथ ऑफ द वेक्टर। और एक होता है ए टोपला, याद है, ए कैप लगाते थे, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, लेंथ क्या मानते थे, वन यू वेक्टर, ठीक है, तो होता था, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया की वैल्यू तो वही होगी, मैग्नीट्यूड वही है जो, लेकिन डायरेक्शन आप आज आपको जाके क्लियर हुआ। तो मैंने क्या किया बच्चों, ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, यूनिफॉर्म एक एरिया पड़ा हुआ था, ठीक है। ये बताओ, ये एरिया ऐसे रखा हुआ है एक्चुअली में, ऐसे रखा, ठीक है, इस तरीके से, वेक्टर कैसे हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, इसका वेक्टर जो होगा एरिया वेक्टर, ये इधर की तरफ ही होगा और इससे कुछ ना कुछ एंगल पे होगा, एंगल पे, ठीक है। तो इसकी पहले तो डेफिनेशन, फिर अपन इसमें डेफिनेशन, फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, अच्छा इसको डिनोट करते हैं फाई से, हाँ, पहले डेफिनेशन लिखना फिर ये छपाऊंगा, इसको डिनोट करते हैं फाई से, तो लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक
पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, नॉर्मल मतलब साधारण वाला नॉर्मल, परपेंडिकुलर, जब इसके अक्रॉस क्रॉस कर रहे हैं ना लाइंस सरफेस, तो जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी, ठीक है, नॉर्मली। ये बताओ अगर मैं इस पेपर को ऐसे रख दूं तो फील्ड लाइंस के, देखो ये सरफेस ऐसे रख दिया मैं, तो क्या होगा, कितनी लाइंस पास कर रही हूँ, एक्चुअली में जीरो, मान लेते हैं इसकी ही नहीं, कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही होगी, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगा, ये बताओ कि एंगल कितना है फील्ड के साथ, क्या कितना है, 90 डिग्री। तो ऐसा रेशो बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिसमें 90 पर उसकी वैल्यू जीरो, कॉस होता है, यानी ये बात भी क्लियर है आपको, कॉस लगा, कल अब सोचो, पाई इज इक्वल टू, और एरिया, और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एक और तरीका है, पाई इज इक्वल टू ई डॉट, डॉट प्रोडक्ट में भी लिख, यूनिट क्या होगी इसकी, इसकी यूनिट को एक नया नाम दिया गया है, ठीक है, जैसे न्यूटन, है ना, हाँ ठीक, बट इसको एक नया नाम, जैसे साइंटिस्टों को देने के लिए नया नाम देता है, वैसे इसको भी एक नया नाम दिया गया है, दैट इज वेबर, WB, ठीक है, ये इसकी SI यूनिट है, GS क्या होती है, वेबर, वेबर, GS यूनिट क्या होगी इसकी, GS यूनिट मैक्सवेल, MX, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल, पहला क्वेश्चन, हाँ, दूसरा, इसके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन लगभग मान के चलो आप लोगों को, डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक, चाहो तो अभी भी निकाल सकते हो, वरना घर टाइम है, बॉडी कैसी भी हो, डॉट क्रॉस आएगा तब तो फ्लक्स भी वेक्टर हो जाएगा ना, फ्लक्स अपना स्केलर क्वांटिटी है, क्रॉस, और कॉस के साथ कब से आने लग गया क्रॉस, कॉस के साथ कब से क्रॉस आता है, अलग को साइन थीटा के साथ आता है ना बेटा, और वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है ना, वर्क के लिए लिखा था FD cos थीटा, कैसा था, स्केलर क्वांटिटी, और F और D दोनों वेक्टर क्वांटिटी, एडवांस,
10 में 12 12 12 13 13 14 17 18 गॉस गॉस लॉ के भर भर के क्वेश्चन आते हैं, खूब क्वेश्चन। और एक्चुअली में गॉस लॉ से इसमें कूलम्ब्स लॉ से भी कर सकते हो, जितने क्वेश्चन गॉस लॉ से होंगे ना सारे कूलम्ब्स लॉ से करोगे वही। आप ये सोचो कि मैंने हिम्मत भी नहीं की आप लोगों को सॉलिड फेज करवाने की। कूलम्ब्स लॉ में मैंने रिंग का करवाया लीनियर वाला, एक एरिया का भी करवा दिया जिसमें परेशान हो गए थे आप लोग। एरिया का करवाया था ना, का करवाया था, और डिस्क का करवाया था, डिस्क का। वॉल्यूम का मैंने हाथ भी नहीं लगाया, वो गॉस थ्योरम से करवा, क्योंकि आप लोग इसमें परेशान हो जाते अगर मैं उसका करवाता 3-4 पेज में। ठीक है, चलो फिर छोड़ दूँ आज। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर सेल्फ। फर्स्ट यूनिट में कहीं पे लग रहा है डिफिकल्ट था ये, इसका फर्स्ट पार्ट, बस ये अच्छे से समझ लो अगर एक बार, तो फिर सेकंड सॉरी मैग्नेटिज्म वाले सेक्शन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, टाइम लगेगा। हाँ बोलो।